हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम इस प्रोग्राम में आपके लिए ऐसे टॉपिक्स चूज़ करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या हमारा आज का टॉपिक है। इंडिया इन हिस्टोरिक रिसेशन, आरबीआई नाउकास्ट शोज। तो इसको भी पैटर्न वही रहेगा हमारी हर न्यूज़ की तरह, कुछ की पॉइंट्स के थ्रू हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही खबर पर नज़र रहेगी, उसके बाद रिपोर्ट है तो उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखेंगे और आर्थिक उतार चढ़ाव यानी क्या इसका असर पड़ा है अलग अलग सेक्टर्स पर इकॉनमी के, उसको हम जानेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है उसको समझेंगे और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त परिचय जानते हुए हम आगे की राह समझेंगे कि ऐसे में क्या हो सकती है आगे की राह। और उसके बाद लास्ट में वही हमारा क्वेश्चन सेशन रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के पहली बार मंदी के दौर से गुजरने की आशंका जाहिर की है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश की इकॉनमी लगातार दूसरी तिमाही में काफ़ी कम रहने और जीडीपी के भी घटने का अनुमान लगाया गया है। इसी मामले में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाउकास्ट नाम की पहली बार एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि देश पहली बार इतने मंदी के दौर से गुजर रहा है और इसको लेकर आगाह किया गया है। हालांकि हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं, तो हम उन पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। जब वो पूरी तरह से सामने आएंगे तो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे कभी। अभी फिलहाल हम थोड़ा आत्मनिर्भर भारत योजना को समझ लेते हैं, इस पर एक नज़र डालते हुए चलते हैं। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, इसमें पंजीकृत संगठन यानी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो उनका इन्हें फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के दौरान अगर ये संगठन, पंजीकृत संगठन किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो ऐसे संगठनों को इस योजना का 2 साल के लिए लाभ मिलेगा। 2 साल के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जाहिर है रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो अब चलिए हम अपनी रिपोर्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून में लगभग 24% कम हुई है, मतलब कि उसमें 24% की कमी आई है। और इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में देश की जीडीपी का पिछले एक साल की तुलना में 8.6% घटने का भी अनुमान लगाया गया है। और इसी वजह से विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि भारत 2020-21 के फर्स्ट हाफ में यानी पहले छमाही में टेक्निकल रिसेशन यानी कि तकनीकी मंदी में प्रवेश करने की स्थिति में है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो भारत 2020-21 की पहली छमाही में टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में भी जुलाई सितंबर की तिमाही में औसत पूर्वानुमान में 10.4% की कमी देखी गई। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि कंपनियों द्वारा लागत कटौती में परिचालन लाभ में बढ़ोतरी हुई है और इसके अलावा अक्टूबर माह में वाहन बिक्री और बैंकिंग तरलता में भी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, वो अलग बात है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक उतार चढ़ावों की कि इसके अलग अलग सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़े। जैसे कि ये हालिया रिपोर्ट बता ही रही है कि भारत मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है, मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो इसका सीधा सीधा पता चलता है कि इसका इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स पर तो प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, कृषि, ये सब सेक्टर्स हैं, इन पर असर ज़रूर पड़ेगा। तो अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि योग्य भूमि संसाधन के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स जैसे
मसाले, दाल, दूध, चाय, काजू, इनके मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसके अलावा फल सब्जी के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और गेहूं के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। तो अगर देखा जाए तो अगर भारत मंदी के दौर से गुजरता भी है तो उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र अच्छी स्थिति में है और अच्छी कंडीशन में है, तो इसको संभालने में सक्षम हो सकेगा। और भारत अपने इन प्रोडक्ट्स के निर्यात पर अगर फोकस करता है अच्छे से, तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने में भी सक्षम रहेगा। इसके अलावा अगर आंकड़ों की माने तो कल्टीवेशन और हैंड होल्डिंग फार्मर्स पर फोकस कर भारत कृषि वस्तुओं के निर्यात के मामले में 5वां बड़ा निर्यातक बन सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो दिक्कत यह है कि जो फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण है, उसमें आने वाला एफडीआई प्रभावित हो जाएगा, और जो कि अप्रैल 2000 से मार्च 2020 के बीच 9.98 बिलियन था। तो ये तो हुआ हमारा कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यानी विनिर्माण क्षेत्र की, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर ऐसे में इस क्षेत्र पर इसका असर पड़ता है, इस रिसेशन का असर पड़ता है, तो इसके असर पड़ने से मांग और मुद्रास्फीति के साथ साथ रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें वित्त वर्ष 2020 के अनुमानित आंकड़ों की, तो इस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड चालू मूल्य पर लगभग 397.14 बिलियन डॉलर है। और अगर बात करें साल 2000 से मार्च 2020 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के एफडीआई की, तो ये लगभग 88.45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि वर्तमान में भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निवेश के मामले में एक अट्रैक्टिव सेक्टर बना हुआ है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में मंदी से इस क्षेत्र में आने वाले घरेलू और विदेशी निवेश में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है अगर रिसेशन की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो ये बात हुई विनिर्माण क्षेत्र की। अब अगर बात करें सर्विस सेक्टर की, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा ही सबसे बड़ा है, और वित्त वर्ष 2020 में चालू मूल्य पर भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका योगदान 55.39% था। 55.39% का रहा। और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मामले में भी इस क्षेत्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करें तो इसके निर्यात के मामले में भी भारत सबसे बड़ा हब है। हालांकि मंदी की स्थिति का असर अगर इस क्षेत्र पर पड़ा तो इससे विदेशी निवेश और निर्यात से प्राप्त होने वाले मूल्य में कमी आ सकती है, यानी कि इस क्षेत्र पर भी, यानी तीनों ही क्षेत्रों पर पड़ने पर असर। कृषि क्षेत्र हालांकि काफ़ी मजबूत है और उसको और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों पर पड़ता है तो उसका क्या क्या असर हो सकता है ये हमने देखा अभी। तो अब हम ये सारे सेक्टर्स की बात करने के बाद अब देखते हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ और कोरोना वायरस का इसका क्या असर रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो कोरोना संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था पहले ही से, यानी अर्थव्यवस्था हमारी पहले से ही थोड़ा सा सुस्त रफ्तार से चल रही थी और उसमें और ज़्यादा वो डावाडोल हो गई इसी की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन रहा काफ़ी लंबे समय तक। और इससे क्या असर पड़ा, इससे सारी कारोबारी गतिविधियां थम गई, तो जाहिर है रोज़गार में कमी आई, क्योंकि कारोबार अगर नहीं है तो रोज़गार कैसे है, रोज़गार भी ख़त्म हो गए। उत्पादन कम रहा, लोगों को वेतन कम मिला, तो इससे अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। तो कोरोना वायरस का असर भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा असंगठित क्षेत्र पर। असंगठित क्षेत्र में जैसे जो लोग अपना काम करते हैं, छोटे छोटे मजदूर, घरेलू काम करने वाले, इस तरह के लोग, इन सब पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। और इसके बाद अगर आय कम हुई, क्योंकि जाहिर है आय कम हो गई लोगों की, लोगों के रोज़गार नहीं रहे तो आय कहाँ से होगी, तो आय कम होने से खपत में कमी आई और इससे अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर भी इसका असर पड़ा। अब जानते हैं हम
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, यानी उसका थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? जैसे कि आपको पता है कि ये देश का केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और स्टार्टिंग में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। केंद्रीय कार्यालय यानी जहां कामकाज होता है और जहां पर नीतियां बनाई जाती हैं उसे केंद्रीय कार्यालय कहते हैं। और 1937 में, यानी कि 1937 में ये स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित हो गया। शुरुआत में इसका निजी स्वामित्व में था ये, लेकिन 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद इस पर पूरा जो स्वामित्व था, यानी भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व इस पर हो गया। इसका कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा, और जिसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है उसके बाद जो उसमें हम पॉइंट्स कवर करते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनमें फैक्ट्स, क्योंकि आज का इकॉनमी है तो फैक्ट बेस्ड है, तो आपको नोट करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके मूल कार्यों की अगर बात करें तो मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम का विनियमन करना, प्रारक्षित निधि को बनाए रखना, देश हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसके मूल कार्यों में शामिल है। तो ये हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का एक संक्षिप्त परिचय, छोटा सा परिचय। इसमें हमने इसके कार्य भी देखे, इसका शासन भी देखा और इसका पास्ट भी जाना। अब हम बात करते हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले राहत राशि बढ़ानी होगी। लोगों पर जो इसका असर पड़ा है तो उसके लिए सरकार राहत राशि बढ़ा सकती है, संसाधनों का विस्तार कर सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म्स को अपने भुगतान जल्दी निपटाने होंगे। सरकार को वित्तीय तनाव से निपटने के लिए भी योजना लाने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि सरकार इन वित्तीय तनाव से निपटने के लिए ज़रूरी योजनाएं लाए और अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए नए सुधारों की पेशकश करे। तो ये सारे आगे की पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे हम इस मंदी के दौर से उबर सकते हैं। अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून में लगभग 24% लुढ़क गई। वित्त वर्ष 2020 में चालू मूल्य पर भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड में 55.39% का योगदान था। कथन 3, काजू के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आपको इसमें से वही बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। तो मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।